ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान देना। मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है, ये रॉड का लेंथ जो है वो है L, ठीक है। हमारे पास एक रॉड है, इसका मास है M, लेंथ है L। नाउ इसके साथ धागे के सहारे, एक स्ट्रिंग के सहारे एक बॉल लगाया हुआ है, बॉल का मास है कैपिटल M। दिस इज अ लाइट स्ट्रिंग और इसको ऐसे वर्टिकली रखी हुई है, ठीक है। नाउ जी हमारा इस डायरेक्शन पे है, रॉड इनिशियली हमारा रेस्ट पर है और ये हमारा हॉराइजेंटली रखा हुआ है। दिस रॉड इज हॉराइजेंटल, ठीक है। तो सवाल ये है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल just after the release. Find acceleration of the ball just after the release. ठीक है, ये सवाल हमें पूछा गया है, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लोगों के मन में लगता है सर हमारा स्ट्रिंग तो स्लैक हो जाना चाहिए, क्योंकि बॉल को मैं ऐसे करके छोड़ दूंगा तो बॉल आके गिर जाएगा। दोस्तों मान लो स्ट्रिंग स्लैक हो गया, एक बार के लिए मान लो, तो अगर स्ट्रिंग स्लैक हो गया है तो यहां पर इसका कैपिटल M का एक्सीलरेशन G होगा, राइट। और यहां पर जो पहले वाले रॉड वाले क्वेश्चन किया था, ये इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन 3g/2 है। या तो रॉड का एक्सीलरेशन अगर बॉल का एक्सीलरेशन से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है धागा जो है वो हमारा खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट हमारा तेजी से मूव कर रहा है और ऊपर वाला पॉइंट हमारा धीरे से मूव कर रहा है। तो स्ट्रिंग स्लैक का जो हमारा एजम्पशन है वो हमारा गलत है। स्ट्रिंग हमारा टाउट रहेगा उस इंस्टेंट पे, टेंशन हमारा डेवलप होगा, ये टेंशन रॉड के ऊपर एक काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा, तो रॉड का अल्फा जो पिछले केस में हमने निकाले थे उससे हमारा कम हो जाएगा। तो रॉड का एंड पॉइंट का एक्सीलरेशन जो है वो हमारा बढ़ जाएगा, घट जाएगा 3g/2 से। बॉल का एक्सीलरेशन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में g होना चाहिए, उससे हमारा एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा। द रीजन इज सिंपली जो हमारा बॉल के ऊपर mg के अलावा एक डाउनवर्ड टेंशन भी डेवलप हो रहा है, दोनों एक कॉमन एक्सीलरेशन में पहुंचेगा क्योंकि दोनों आपस में स्ट्रिंग से हमारा कनेक्टेड है। ओके, दोनों हमारा आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यानी यहां पर हम लोग जो एक्सीलरेशन निकालेंगे उसका आंसर डेफिनेटली g से 3g/2 के बीच में कोई एक वैल्यू आना चाहिए, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि ये चीज तो हम लॉजिकली निकाल सकते हैं, ये चीज जो है ये हम लॉजिकली निकाल सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक बात और हम यहां पर समझे,
रॉड का किस पॉइंट का एक्सीलरेशन एग्जैक्टली जी के इक्वल होता है? रॉड का किस पॉइंट का एक्सीलरेशन एग्जैक्टली जी के इक्वल होता है? जवाब है हमारा एक्सिस से 12/3 दूरी पे। ठीक है, मैं पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस पे बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने वो एक्सीलरेशंस लिखवाया था। ध्यान दो, अगर मैं ये वाला स्ट्रिंग को एन पॉइंट से कनेक्ट करने के बदले 12/3 पर कनेक्ट करूंगा, तो उस इंस्टेंट पे मेरा जो स्ट्रिंग होगा उसका टेंशन 0 होगा, क्योंकि दोनों का जो डाउनवर्ड मूविंग टेंडेंसी है वो हमारा एग्जैक्टली जी के इक्वल है। तो वहां पर स्ट्रिंग हमारा जस्ट आउट बोलो या जस्ट स्लैक बोलो, वो रहने वाला है। बॉल का एक्सीलरेशन वहां पर जी के एग्जैक्टली इक्वल होगा। 12/3 के लेफ्ट में कहीं पर भी तुम स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दो, वहां पर एक्सीलरेशन जो होगा वो हमारा एग्जैक्टली जी होगा बॉल का, क्योंकि धागा डेफिनेटली स्लैक हो जाएगी। रॉड का उस पॉइंट का जो मूविंग टेंडेंसी है वो हमारा जी से कम है। ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पर तो हमारा जो एक्सीलरेशन आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ द बॉल। रॉड वाला प्रॉब्लम और बॉल वहां पर इंडिपेंडेंट बन जाएगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, हाँ, उसके बाद रॉड घूमेगा, कोई एक पॉइंट पे स्ट्रिंग वापस जर्क लगाएगा और उसको एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फॉरगेट अबाउट दैट, वो एनालाइज करना तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल रहेगा। बाकी अदरवाइज इन जनरल हमारा ये रहने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12/3 के राइट पे हम किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे तो स्ट्रिंग हमारा टाउट रहेगा। बॉल का जो एक्सीलरेशन है वो डेफिनेटली हमारा जी से ज्यादा होगा और उससे कम होगा। क्या है वो वैल्यू? अल्फा इंटू एक्स। यानी अगर मैं 4l/5 पे कनेक्ट करूंगा तो अल्फा इंटू 4l/5 से डेफिनेटली कम वैल्यू आएगी। इन दोनों के बीच में कोई एक एक्सीलरेशन आएगा बॉल का, लेकिन 12/3 के राइट पे कहीं पर भी हमारा स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो डेफिनेटली जो हमारा स्ट्रिंग है वो टाउट रहने वाला है। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स सी क्या है यहां पर, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। यहां पर स्ट्रिंग के हिंज एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा F, यहां पर एक डाउनवर्ड mg लगेगा और यहां पर एक स्ट्रिंग का टेंशन लगेगा T। ठीक है, तो रॉड का हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रॉड का और बॉल का दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। सो वी हैव टेंशन T, we have tension T over here, mg over here and F over here. For that the string has an angular acceleration alpha. अच्छा, F हमें निकालने के लिए नहीं बोला है तो हम ACM वाला निकाल नहीं रहे हैं। ठीक है, ACM वाला हम निकाल नहीं रहे हैं। और कैपिटल M जो है उसके ऊपर डाउनवर्ड mg लगेगा और डाउनवर्ड टेंशन T लगेगा और बॉल का जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड है, मान लो A। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली बात है ये वाला क्या, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है तो ये वाले पॉइंट का जो एक्सीलरेशन है वो ध्यान देना है अल्फा L। ठीक है, और धागे के बचाव के लिए अल्फा L और A को डेफिनेटली इक्वल होना पड़ेगा। सो फोर्थ इक्वेशंस, इसका टॉर्क mg इंटू L/2 माइनस T इंटू L दैट इज इक्वल्स टू ml²/3 इंटू अल्फा। L काट के खुश हो जाओ तो मेरे पास आ जाएगा mg/2 माइनस T
m/3 इंटू अल्फा एल। ये मेरे पास पहला इक्वेशन है। और इस वाले के लिए जो इक्वेशन लिख सकता हूं वो क्या लिख सकता हूं, कैपिटल mg प्लस टी कैपिटल m इंटू ए। नाउ ऑब्वियस सी बात है, इसमें अल्फा एल जो है वो हमारा ए के इक्वल तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज धागा जो है वो हमारी टूट जाएगी। सो इस इक्वेशन को रिराइट कर देता हूं, mg/2 माइनस टी इज इक्वल्स टू ma/3। नाउ सिंपली ऐड द टू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, g/2 इंटू स्मॉल m प्लस 2m a/3 इंटू स्मॉल m प्लस 3 कैपिटल M। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सीलरेशन आएगा a, दैट विल बी इक्वल्स टू 3g/2 स्मॉल m प्लस 2m बाई स्मॉल m प्लस 3 कैपिटल M। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब मैं अपनी बात को सिद्ध करना चाहूंगा। जो मैंने पहले क्लेम किया था वो क्लेम मेरा सही था। अच्छा, बॉल का एक्सेलरेशन कब जी होते हुए नजर आएगा? मेरे ख्याल से इन द केस अगर हमारा रॉड एक्सट्रीमली लाइट हो तो रॉड के ऊपर प्रैक्टिकली टेंशन जो है वो हमारा टेंडिंग टू जीरो लगे। यानी वी विल फर्स्ट डिस्कस दिस केस, स्मॉल m इज मच मच लेस देन कैपिटल M। ठीक है, तो स्मॉल m अगर मच मच लेस देन कैपिटल M है तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2m लिखूंगा, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 3m लिखूंगा, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2m लिखूंगा, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 3m लिखूंगा। और ये लिखने के बाद जो हमारा एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी 3g/2 2m/3m दैट विल बी इक्वल्स टू g, जो हमने एक्सपेक्ट किए थे। और कब बॉल का एक्सीलरेशन 3g/2 के इक्वल होगा, यानी बॉल को हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर पाए, हमारे पास रॉड ही रॉड हो। यानी वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर केस जहां पे कैपिटल M इज मच मच लेस देन स्मॉल m, यानी बॉल का मास को हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन दैट केस बहुत सिंपल सी बात है, m प्लस 2m विल बी अप्रोक्सीमेटली m and m plus 3m that is also approximately m। तो अब जो मेरा a आएगा that will be equals to 3g/2 into m/m that is equals to 3g/2। तो ये दोनों लिमिटिंग केस पे जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे वही आया है। इन जनरल एक्सीलरेशन जो होगा, इन जनरल अगर हम बात करें, एक्सीलरेशन will lie belongs to g से 3g/2। A will belong to G to 3g/2 both open। ठीक है, एग्जैक्टली G या एग्जैक्टली 3g/2 तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमें यह समझ में आ गया है तो यहां पर हमारा धागा जो है वो क्यों हमारा टाउट रहने वाला है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास 3 सिस्टम है, क्या क्या?
ध्यान देना, पहला सिस्टम जो है, दोनों स्ट्रिंग्स वर्टिकल है, ये हमारे स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं केस 1। रॉड का मास है m, लेंथ का है l, रॉड हॉराइजेंटली रखा हुआ है, g हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है। केस 2 क्या है देखो, केस 2 क्या है, हमारे पास ऐसा दो हिंज है, यहां पर भी सेम रॉड रखा हुआ है, दिस इज द केस 2। एंड इन द लास्ट केस हमारा ये स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग से लगा हुआ है, ठीक है, ऑफ मास m, लेंथ l, स्प्रिंग कांस्टेंट है k की। दिस इज माय केस 3। Initially, all three were in equilibrium. Now, write string, hinge and spring are cut। मैं राइट का स्ट्रिंग, स्प्रिंग और हिंज तीनों को मैंने कट कर दिया। फाइंड ACM at t equals to 0। जो रॉड का हमारा सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सीलरेशन हमें t equals to 0 पर निकालना पड़ेगा। जिसके अंदर हिंज वाला केस तो हमने निकाली रखे हैं, ठीक है, हिंज वाला केस तो हमने निकाली रखे हैं, वहां पर तो कोई डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। सो सबसे पहले लेट्स एनालाइज केस 1 यानी द केस ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, थियोरेटिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर अगर यहां पर रॉड अटैच्ड है तो स्ट्रिंग एंड हिंज आर बेसिकली सेम केसेस। मैं ये बोल रहा हूं स्ट्रिंग एंड हिंज are basically same cases here, ठीक है। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्यों, देखो अगर मैं स्ट्रिंग को एनालाइज करता हूं, हमारा सेम फोर्स डायग्राम बनेगा। स्ट्रिंग यहां पर हमारा वर्टिकल है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग यहां पर एक अपवर्ड टेंशन लगाएगा, और इसके अलावा ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा mg होगा, ये वाला जो होगा ये हमारा mg होगा, ठीक है, समझ में आया? सो ये है टेंशन T, ये है हमारा mg। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये वाले पॉइंट का वर्टिकल एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, और स्ट्रिंग हम लोग इस तरीके से रखा है, हॉराइजेंटल एक्सीलरेशन का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। तो यहां पर जो फोर्स इक्वेशन बनेगा ये अल्फा होगा और ये ए होगा। वी विल गेट एग्जैक्टली द सेम इक्वेशंस एज दैट ऑफ हिंज, यानी हमारे इक्वेशंस क्या क्या बनेंगे, mg minus t is equals to m into a, mg into L by 2 is equals to I into alpha, and
A will be equals to alpha into L by 2. So we will get the exact same equation और अल्फा मेरे पास आ जाएगा, अल्फा जो आएगा that will be equals to 3g by 2L. तो एक्सीलरेशन A जो आएगा that will be simply 3g by 4 in the downward direction. So rod and a string both will have the exact same scenario. केस 2 अब आपस में सॉल्व नहीं करूंगा, वो तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिए थे। जो हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी 3g by 4। ठीक है, ये भी बात फिक्स है। तो स्प्रिंग और रॉड का केस मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट स्प्रिंग? व्हाट अबाउट स्प्रिंग? अगर हम लोग यहां पर स्ट्रिंग के बदले स्प्रिंग लगाए तो इन दैट केस हमारा क्या डिफरेंस पड़ने वाला है, उस चीज को सबसे पहले समझते हैं। ओके, लेट्स सी। अच्छा, जब ये इक्विलिब्रियम सेट था, क्योंकि सिमेट्रिकली दोनों स्प्रिंग लगा हुआ है, इसके ऊपर डाउनवर्ड लग रहा है mg, इसके ऊपर डाउनवर्ड लग रहा है mg, तो स्प्रिंग्स जो है mg by 2 का स्प्रिंग फोर्स आएगा, दोनों तरफ mg by 2 का स्प्रिंग फोर्स आएगा। ये हमारा बिफोर कट सिनेरियो है। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जो स्प्रिंग फोर्स कैन नॉट चेंज सडनली। स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमारा अचानक बदलाव नहीं ला सकता है। तो एक बात तो निश्चित है, जो स्प्रिंग फोर्स आफ्टर कट भी mg by 2 ही होने वाला है। जो लेफ्ट वाला स्प्रिंग है उस पे भी जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है जस्ट आफ्टर द कट mg by 2 ही रहने वाला है। तो दोस्तों ध्यान देना, इस इंस्टेंट पे अगर मैं स्प्रिंग के केस को एनालाइज करूं तो स्प्रिंग फोर्स में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी रॉड के ऊपर दो फोर्स हमारा लग रहा है। एक तो हमारा लग रहा है अपवर्ड mg by 2 और यहां पर डाउनवर्ड लग रहा है mg। सो नेट डाउनवर्ड फोर्स will be equals to mg minus mg by 2, that is equals to mg by 2। और जो हमारा नेट डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स का तो कोई चांस ही नहीं है, वहां पे एक्सीलरेशन 0 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास A will be simply equals to this net downward force by m, that is equals to g by 2 downward। तो स्प्रिंग के केस में जो हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा वो हमारा स्ट्रिंग और हिंज दोनों से डिफरेंट होगा। द मेन रीजन बीइंग, रॉड और हिंज में जो हमारा फोर्स है उस पर अचानक से बदलाव हो सकता है, यानी बिफोर द कट यहां पर दोनों जगह पर ही हमारा mg by 2 था, इस पे भी mg by 2 था। आफ्टर द कट इन दोनों पे जो टेंशन और हिंज फोर्स होगा वो तुरंत बदल के बन जाएगा mg by 3,
mg/4 जो हमने निकाले थे हिंज वाले क्वेश्चन में, वहां से याद करो, वो बदलाव स्प्रिंग के केस में एब्सेंट होगा। तो स्प्रिंग के केस में जो हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा, दैट विल बी सिंपली डाउनवर्ड g/2। ओके